शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाइनोमियल थ्योरम में लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम की। कुछ और प्रॉपर्टीज हम इसमें ऐड करेंगे। अब देखें आगे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट है आपका बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम में नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज एक बार मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज को हम इसमें ऐड करेंगे, कुछ नई प्रॉपर्टी आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और किसी भी स्टेज में कहीं कोई डाउट आएगा तो लास्ट में तो आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ये सारी प्रॉपर्टीज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज हैं। और इसमें आपने देखा है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी कि किसी भी एक्सपांशन में सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का कभी भी आपको सम करना हो, फाइंड करना हो, सम मतलब सम ऑफ ऑल दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी कि C0 प्लस C1 प्लस C2 और अप टू Cn सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये रिजल्ट आपका होता है 2 रेज़ टू दी पावर n। सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम हमेशा 2 रेज़ टू दी पावर n होता है। इसको पास्कल ट्राइंगल से भी वेरीफाई किया था अपन ने। और 1 प्लस एक्स रेज़ टू दी पावर n, 1 प्लस एक्स रेज़ टू दी पावर n, इसका एक्सपांशन लिख के भी अपन इसको वेरीफाई इजीली कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी आपने लिखा, यदि हम इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को अल्टरनेट साइन लगा दें, पॉजिटिव और नेगेटिव, और फिर उस तरीके से ऐड करें, मतलब C0 फिर माइनस C1 फिर प्लस C2, अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लिया, फिर माइनस का C3 लेंगे, और इस तरीके से जब आप ऐड करेंगे तो इनका सम 0 आता है। इसको भी अपन पास्कल ट्राइंगल से इजीली वेरीफाई करके देख सकते हैं। किसी भी एक्सपांशन में हमेशा वैलिड होगा ये। थर्ड, इसी को देखते हुए तीसरा वाला अपन ने निकाला था, इवन टर्म्स के कोएफिशिएंट का सम और ऑड टर्म्स के कोएफिशिएंट का जो सम है वो हमेशा बराबर आता है। मतलब मैं यहाँ पर इवन सफिक्स ले लूं, तो ये जो सम है दिस इज इक्वल्स टू ऑड C1 C3 C5 एंड सो ऑन, और दिस इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, केवल इवन का सम ले लें, केवल ऑड का सम ले लें, तो फिर इंडेक्स से एक पावर कम आता है, 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 होता है। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट जो आपने पढ़े थे, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि यदि इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का स्क्वायरिंग का सम हम करें, C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर और अप टू Cn स्क्वायर तक आप जाओगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसका रिजल्ट हमने वेरीफाई किया हुआ है, दिस इज 2NCn। अब एक्चुअली C0 का मतलब है C0 इंटू C0, C1 स्क्वायर का मतलब है C1 इंटू C1, C2 स्क्वायर का मीनिंग है C2 इंटू C2। तो इसलिए बिल्कुल इसी को देखते हुए, इसी जैसा अपन ने 2-3 रिजल्ट लिख दिए थे, वो की सब इसकी हेल्प से हमने लिखे थे। पहले हमारा था C0 इंटू C0, लेकिन अब हमने C0 इंटू C1 लिया, मतलब इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। ऐसे ही जब C1 लिखेंगे तो C1 के साथ उससे एक ज्यादा C2 लिखेंगे, C2 उससे एक ज्यादा C3, और इस तरीके से आप लिखते चले जाएं, Cn माइनस 1 Cn, Cn माइनस 1 इंटू Cn। तो इसका रिजल्ट आपने लिखा है 2NCn माइनस। यदि 1 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट कर, जितने का डिफरेंस हो उतना सब्ट्रैक्ट करना है।
2n माइनस वन, 2n cn माइनस वन, यदि 1 1 का, जैसे अब आप यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस बना, मैं C0 के साथ C2 ले लेता हूँ, फिर C1 के साथ C3 ले लेते हैं, फिर C2 के साथ C5 ले लेते हैं, C2 के साथ C4 ले लेते हैं, 2 का डिफरेंस करना है, C2 के साथ C4 ले लेते हैं और Cn माइनस 2 के साथ Cn ले लेते हैं, 2 2 का डिफरेंस। तब ये रिजल्ट कितना आएगा, 2n Cn माइनस, इट इज 2n Cn माइनस 2 आएगा। ठीक है, 2 का डिफरेंस है तो 2n Cn माइनस। ऐसे 3 का डिफरेंस है, एक बार और रिपीट भी हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से 3 का डिफरेंस लिख लेते हैं, जैसे C0 C3 है, फिर C1 C4 है, फिर C2 C5, 3 का डिफरेंस जब आप लिखेंगे, एट द लास्ट Cn माइनस 3 Cn, तो ये कितना बनेगा, 2n Cn माइनस 3। तो सिमिलरली एट द लास्ट बच्चों को मैंने ये बताया था, यदि आप यहाँ पर r का डिफरेंस रखेंगे इस तरीके से, हम यहाँ पर r का डिफरेंस रखे हैं, तो इसका रिजल्ट 2n Cn माइनस r। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट जनरल रिजल्ट। ये वाले को आप ज्यादा अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि इस वाले रिजल्ट से ही हम अपना चौथा, पांचवा, छठा और सातवां रिजल्ट ला सकते हैं। यदि आप r की जगह पर, यदि आप r की जगह पर 0 डालोगे तो ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, r की जगह पर 1 लिखेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, r की जगह पर 2 लिखेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, r की जगह पर 3 लिखेंगे देन वी गेट दिस रिजल्ट। तो सारे के सारे जितने भी ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां रिजल्ट है, ये सारे इस एक रिजल्ट से आ जाते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, सब इससे बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपन रिवाइज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट पेज पर सारी प्रॉपर्टीज जो आपको अभी तक बताई हैं वो मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये हो गई बेटा 8 प्रॉपर्टीज, ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज हैं। अगली बात, बीच बीच में ये थम्स अप वगैरह बनाते रहना, पता लगे कि आप लोग बैठे हुए हैं। अगला बात जो है पेज नंबर 1 पे 9th प्रॉपर्टी की, ये बताया था कि NCR में यदि NCR माइनस 1 को ऐड करोगे तो ये n प्लस 1 CR। ठीक है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब यदि आपको ऐसे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको ऐड करना है 10C3 और 10C4 को, तो ये दोनों ऐड, सबसे पहले ऐड होने के लिए यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे भी 10 होना जरूरी है, पहली बात। और दूसरी बात है इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 4, यहाँ 4 है तो यहाँ 5, यहाँ 9 है तो यहाँ 10, यहाँ 100 है तो 101, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा 11C4। कैसे ऐड हुआ है, 10 से 1 ज्यादा लिखना है और इन दोनों में जो बड़ा होगा वो लिखना है, 3 और 4 में बड़ा क्या 4 है। ठीक है, सो इसका आंसर 11C4 होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी जो बच्चों को बताई थी, ठीक है, इसके बाद अपन चलेंगे आगे। तो 10th और लास्ट प्रॉपर्टी ये थी कि NCR तो आप लिख सकते हो n बटा r, n निकाल लिया बाहर, r निकाल लिया, अब एक ही कम हो गया तो क्या बचेगा, n माइनस 1 CR माइनस। सिमिलरली यदि मैं n माइनस 1 और r माइनस 1 बाहर निकाल लेता हूं तो अब एक एक और कम हो जाएगा, अब क्या बचेगा बेटा, n माइनस 2C। इस तरीके से एक एक आप बाहर निकाल के लिख सकते हो, एक एक बाहर निकालते जाइए। जैसे मैंने जो लिखा है उसको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे 10C3 लिखा है, तो मैंने 10 और 3 बाहर निकाला, 10/3 आ गया, अब बचेगा क्या, एक एक कम, मतलब 9C2 बचेगा। 9 और 2 में भी 9 बाहर निकाल लिया और 2 बाहर निकाल लिया, तो ऊपर से 9 आ गया, नीचे से 2 कॉमन आ गया, अब अंदर एक एक कम बचेगा, मतलब क्या बचेगा, 8C1। और 8C1 का वैल्यू तो हम जानते हैं 8 होगा।
ठीक है, तो एक एक बाहर निकालते जाओ, एक एक कम होते चले जाएगा। और लिखना है, एक बार और बाहर निकालते देखो भाई, यहाँ से 8, यहाँ से एक बाहर निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा 10 9 8, नीचे हो गया 3 2 1, और अब यहाँ पर 7 C 0। और इस तरीके से अब नहीं निकल सकता, 0 से कम बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना, एक एक कम होके बाहर निकलता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं बाइनोमियल थ्योरम के, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 रेज़ टू द पावर n। अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे तो 0। इवन इवन का सम, ऑड ऑड का सम 2 पावर n माइनस 1। स्क्वायरिंग का सम 2ncn। 1 का डिफरेंस रखोगे 2ncn माइनस 1। 2 का डिफरेंस रखोगे 2ncn माइनस 2। 3 का डिफरेंस रखोगे 2ncn माइनस 3। r का डिफरेंस रखोगे 2ncn माइनस r। और उसके बाद ऐसे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम n प्लस 1 cr, और n cr को आप आगे से ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, इतनी ही प्रॉपर्टी बताई है। अब अपन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज को ऐड कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक हमने इतना डिस्कस किया था। अब आपको इसमें कोई डाउट है अभी तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कॉपी में नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। पेज नंबर 2 की तरफ 9 का एग्जांपल ये लिखा है बेटा। 9 का एग्जांपल ये लिखा है 10C3 10C4 11C4। समझ गए? सर 9 का एग्जांपल लिखा है। आप बोलोगे सर वहाँ पे तो r-1 लिखा है ना, तो 4 कैसे आया? कोई भी फर्क, देखिए एडिशन में 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, बात तो 5 ही आएगी। समझ रहे हैं? तो आप इसको पहले लिख देना। चलो ठीक है, एग्जैक्ट मैं इसलिए बोला कि एग्जैक्ट इससे मैच मत किया करो। ठीक है, बस आपको मैंने क्या बताया, ये दोनों सेम होना चाहिए, और इन दोनों में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 1 का। अब चाहे ओके 3 सर, इधर ओके चाहे सर। 4 था, चाहे 3 यहाँ चाहे 4 यहाँ लिखा हो, या फिर आप 4 इधर कर दो 3 इधर कर दो, कोई फर्क नहीं, आंसर फिर भी यही आएगा। इन दोनों में 1 का डिफरेंस चाहिए। मतलब ये रिजल्ट तो जरूरी नहीं है आप ऐसे ही पढ़ो, आप ऐसे भी लिख सकते हो NCR माइनस 1 प्लस NCR, तब भी यही रिजल्ट होगा। ठीक है, दोनों में नीचे का सफिक्स का डिफरेंस 1 का होना चाहिए, ऊपर सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे पूछ लिया करो क्वेरी, क्योंकि यस यही सर, चीजें यस। हैं। ओके, तो और किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। प्लीज एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ टेंथ प्रॉपर्टी। ओके, कौन है? पलक सिनमोरे पलक सिनमोरे पूछ रही हैं सर, टेंथ प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल बता दो तो सही रहेगा थोड़ा। अच्छा रिपीट कर दो, मेरा नेट नहीं चल रहा था। अच्छा, नेट नहीं चल रहा था क्या? ठीक है, अभी चलवा देते हैं तुम्हारा नेट। इसको नोट कर लो पहले तो, मैं कौन सी प्रॉपर्टी समझना भी तो, टेंथ है ना, टेंथ का एग्जाम्पल, तो टेंथ का एग्जाम्पल समझा देते, इसको रब कर देता हूँ। तो टेंथ प्रॉपर्टी हमने ये लिखी थी कि यदि आपके पास आगे से कभी भी किया जाए NCR यदि ऐसा लिखा हो तो N और R बाहर निकाल लिया, अब जो बचेगा यहाँ पर एक एक कम बचेगा।
और फिर इसको ऐसा ही हम प्रॉपर्टी को यूज करते जाएंगे। ऐसे ही यूज करते जाएंगे का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ से n-1 बाहर निकल, तो n तो पहले ही था, n-1 और बाहर आ गया, r तो पहले ही था, r-1 बाहर, जो है वो बाहर निकाल लोगे तो एक एक कम होते जाएगा। अब यहाँ n-1 था तो n-2 हो गया, r-1 था तो r-2 हो गया, एटसेट्रा। ये प्रॉपर्टी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, इसके लिए आपको एग्जांपल समझाऊं तो वो ये है कि जैसे हमने ले लिया, मान लो 20C4 ले लिया, और प्रॉपर्टी के मुताबिक 20 और 4 बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 19C3। ठीक है, अब यहाँ पर हम 19 और 3 भी बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 18C2। फिर अब 18 और 2 भी बाहर ले लेते हैं, तो 18/2, तो क्या बचेगा? 17C1। 17 भी बाहर ले लेते हैं, तो ये मैं एक्चुअली आपको वेरीफाई कराया हूँ, और बहुत इस चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में ही ये 16C0, और अपन ये जानते हैं किसी भी नंबर का सफिक्स 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली वी गेट दी आंसर न्यूमरेटर में 20, 19, 18, 17, और डिनोमिनेटर में 4 का, 3 का, 2 का, 1 का प्रोडक्ट, ये आ गया। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था एकदम इस बाइनोमियल थ्योरम के एकदम स्टार्टिंग में, कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 10C4, तो हम एक एक कम करके 4 बार लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय 4, 3, 2, 1, बहुत स्टार्टिंग में ही आपको सिखा दिया था ये। ठीक है, और अब ये आपको वेरीफाई कराया है कि ये प्रॉपर्टी से भी उतनी ही बात आती है, ये प्रॉपर्टी से भी उतनी बात आती है, तो दोनों बातें सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी समझ गया पलक सिनमोरे? यस। और किसी बच्चे को कोई डाउट? पाटिल भाभी बैठेंगे यहाँ पर? चले तो अपन आगे, अब लगता है सभी बच्चों को समझ गया है। सो दिस इज दी प्रॉपर्टी नंबर 10, और अब अपन चलेंगे चैप्टर में आगे। प्रॉपर्टी नंबर 10 थोड़ी था, 10 ही था, प्रॉपर्टी नंबर 10 ही था। अब देखो बच्चा लोग, आप सभी ने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करके एक नया प्रॉपर्टी आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन उस पर बेस बनेंगे। ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएशन का पहले एक बहुत बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि अगली प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी नंबर 11 में हमको ये डिफरेंशिएशन का जरूरत है। डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है कि ये डेरिवेटिव का साइन होता है, और यदि आप x की किसी पावर को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो ये पावर सामने ले लीजिए और x पे एक पावर कम करके लीजिए। ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, और हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। हम इसी फॉर्मूला को, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू दी पावर 7 करें तो 7 सामने आ जाएगा और x पे पावर 1 कम हो जाएगा 6। यदि आप डेरिवेटिव नेगेटिव पावर में भी ऐसा ही होता, लेकिन हमको नेगेटिव का नहीं करना है, जैसे x पावर 10 है तो क्या होगा, 10 सामने आ जाएगा और x पे पावर 1 कम हो जाएगा, एटसेट्रा। ठीक है, ये है आपका इसका डेरिवेटिव। अब एक चीज और समझ लें कि यदि यहाँ पर x की जगह पर 1 प्लस एक्स पावर 10 होता है, ये होता है मान, तो भी हम इसमें क्या कर सकते थे, 10 सामने ले लेंगे
और 1 प्लस एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 9। समझ गया आपको? यहाँ पर यदि 1 प्लस एक्स पावर 10 रहा तो भी हम क्या करेंगे, 10 सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इतने फॉर्मूले आपको याद रखना जो कि हमको पता है कि आपको पता होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, तो इतनी सी बात हम जानते हैं, ये थोड़ी सी मैंने आपको रिवाइज कराई है कि x पावर n का जब डिफरेंशिएशन करना होगा, ये डेरिवेटिव का सिंबल है कि हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पावर सामने आ जाएगा और x पे एक पावर कम हो जाएगा। मैंने एग्जांपल दी, जैसे x पावर 7 है तो 7 इंटू एक्स पावर 6, x पावर 10 है तो 10 इंटू एक्स पावर 9, 1 प्लस एक्स पावर 10 है तो 10 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 9। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए अगली प्रॉपर्टी के लिए। अब इसमें कोई दिक्कत है आपको पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। मैं अब इसका यूटिलाइजेशन अगली प्रॉपर्टी में अगले पेज पर करता हूँ। तो चलते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अब इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। पेज नंबर 3। अरे वो थम्स अप वगैरह बनाते रहो, क्या कर दो हो जाते हो। पेज नंबर 3 पर आ गए हैं और ये प्रॉपर्टी का बस एक दो ने बना दिया वही बहुत है। उससे पता लगता रहेगा कि आवाज आपको क्लियर आ रही है, बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज आप मी लोग सर। जगे हुए हो। हाँ बोलिए बेटा। सर अगर x अपॉन 0 रहा तो, x टू द पावर 0 रहा तो? एक्स पावर 0 तो बेटा कांस्टेंट हो जाता है, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके। चलिए शुरू करते हैं। अगला पेज, पेज नंबर 3। तो पेज तो चेंज कर दिया है, 10 प्रॉपर्टी हो गई हैं, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी 11 क्या कहती है वो आपसे ध्यान से समझेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 11 में यही डिफरेंशिएशन का यूज करा है और अपन जानते हैं ये एक्सपांशन बेटा 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपांशन आप सभी लोगों ने लिखा हुआ है। क्या लिखते हैं अपन, c0, फिर लिखते हैं c1x, फिर c2x स्क्वायर और इस तरीके से लिखते जाएंगे। एट द लास्ट इट इज cn x पावर n। ठीक है, टोटल n प्लस 1 टर्म्स है, 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपांशन है। ये अपन जानते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन अगला जो प्रॉपर्टी नंबर 11 है, ये 11 बनाने के लिए इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, तो इसका डेरिवेटिव ये अभी कराया था ना, पावर सामने आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का n सामने आ जाएगा और 1 प्लस एक्स पे पावर हो जाएगा n माइनस 1, एक पावर कम हो जाता है। अब आइए इधर, c0 कांस्टेंट है
तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, क्योंकि जीरो का वैल्यू हमेशा 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो इसका वैल्यू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, c1 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, है ना, x पावर 1 का डेरिवेटिव 1 होगा। x पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर सामने आ जाएगी, x पे पावर 1 कम हो जाएगा। ऐसे ही आगे वाला होगा, इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, c3x³ होगा ना, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 3c3x² हो जाएगा, और ऐसे चलते चले जाएंगे। एट दी लास्ट इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, पावर सामने आ जाएगी और x पे पावर कितना हो जाएगा, n-। ये हमने बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। इसका डेरिवेटिव 0, c1x का डेरिवेटिव c1, c2x² का डेरिवेटिव 2x पावर माइनस। देखिए पावर सामने आ जाता है और एक पावर कम हो जाता है, जैसे यहाँ पे 3 सामने आ जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर n सामने आ जाएगा, x पावर n-। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमको ये टर्म मिला, और अब अपना प्रॉपर्टी बन गया। देखो मैं बोथ साइड ऑफ x की जगह पर 1 डाल देता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। जब आप यहाँ पर x की जगह पर 1 डालेंगे तो यू गेट 2 रेज़ टू द पावर n-1, और ये क्या बन जाएगा, c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 और अप टू n-cn। ये है अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 11, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको अपन अभी 1-2 बार डिस्कशन में और लाएंगे तो बहुत अच्छे से यहीं पर लर्न भी हो जाएगी, आपको कोई अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। तो यह है प्रॉपर्टी। अब इसमें इसको याद कैसे रखेंगे, जो इसका सफिक्स है वही सी का कोएफिशिएंट है। जैसे 1 सफिक्स है तो कोएफिशिएंट भी 1 है, 2 सफिक्स है तो कोएफिशिएंट 2 है, 3 सफिक्स है तो कोएफिशिएंट 3 है, n सफिक्स है तो कोएफिशिएंट n है। जो भी सफिक्स है वही कोएफिशिएंट है, तो रिजल्ट होता है n इंटू 2 रेज़ टू द पावर n-1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए। मैं चलता हूँ अगली बात पर, बोलो। हाय सर सर। 11 एक बार explain करो प्लीज। क्या मतलब आवाज कट रही है? सर प्रॉपर्टी नंबर 11 एक कर दो सर। और किसका आवाज था, तो एक बार और समझ लो। सर हाँ सर, x इक्वल्स टू 1 क्यों डाला बेटा, प्रॉपर्टी बनाने के लिए। अभी तक सभी जगह जैसे सबसे पहले रिजल्ट में भी x की जगह पर 1 डाले थे ना, क्योंकि हमको बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी थी। तो इसको लाने के लिए क्या करते थे, x की जगह 1 ही डाले थे ना, x की जगह 1 डालने से वेरिएबल हट जाता है, हमको केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिल जाता है। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी चलना है, वेरिएबल की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो हमको वेरिएबल हटाना है, और जब भी वेरिएबल हटाना हो तो x की जगह पर 1 डाल दीजिए, इसलिए x को 1 डाल देते हैं। बोलिए और किसका क्या डाउट है। सर प्रॉपर्टी नंबर एक बार एक्सप्लेन करो सर। हाँ मैं कर रहा हूँ। तो देखिए प्रॉपर्टी 11 में, हाँ बोलो बेटा। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ तो मुझे प्रीवियस रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल सकती है क्या? ओके, कब एडमिशन हुआ है आपका बेटा? सैटरडे। और किस ब्रांच में हैं आप? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर है। तो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर मेरे को हेलो भेज दो आप, ठीक है। ओके सर। तो मैं आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें डाल दूंगा। थैंक यू सर।
ओके बेटा। चले तो प्रॉपर्टी नंबर 11 एक बार और देख लें। देखिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शुरू से ही कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपना 1 + x⁴n का एक्सपांशन लिखेंगे। 1 + x⁴n का एक्सपांशन क्या होता है? c0 c1x c2x² और अप टू cnx⁴n। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये एक्सपांशन है, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अपना एक्सपांशन है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अब केवल क्या करना है भाई, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हमने बनाया था तो x की जगह पर सीधा उठा के 1 डाल दिया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करके x की जगह 1 डाल, तो हमारी एक और प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हियर भी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में हमेशा जब भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो जो भी होल पावर है वो सामने आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर n सामने आ गया और इस पे पावर एक कम हो गया, n-1। सिमिलरली अब ये तो कांस्टेंट है c0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो c1 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव केवल वेरिएबल का होता है, ये याद रखें। तो x⁴1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? x⁴1 का डिफरेंशिएशन मतलब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आपको सिखाया गया होगा 1 होता है, ये याद रखना। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1। इसलिए इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो केवल क्या बचेगा अपने पास? c1। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 सामने आ जाता है और पावर एक कम हो जाती है। अगला टर्म जो इसमें होगा, अगला टर्म होगा c3x³। तो c3 को छोड़ दो, x³ का डिफरेंशिएशन करना है। तो x³ का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? 3 सामने आ जाएगा और एक पावर कम होती है। ऐसा आप डेरिवेटिव करते जाइए, लास्ट टर्म पे जब आ जाओगे तो n सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। तो डिफरेंशिएशन में हर जगह यही रूल लगना है, पावर सामने आ जाती है और एक पावर कम हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला था, फिर यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया तो हम इस इक्वेशन पे आ गए। देखो यहाँ तक पहुंच गए, तो केवल इक्वेशन लिखी और डिफरेंशिएट किया। आपको डिफरेंशिएशन समझना है और कोई बहुत बड़ा तीर अपन ने नहीं मारा है। अब अपन बोथ साइड n की जगह पर 1 लिख देते हैं। पुट n की जगह नहीं, सॉरी x की जगह पर, तो पुट x = 1 ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। x की जगह पर 1 लिखेंगे, तो x की जगह 1 लिखोगे तो 1 + 1 2 हो गया, तो ये आ जाएगा n, ये बेस का नंबर 2 हो गया और उस पे पावर n। यहाँ पर c1 है, जब x की जगह 1 लिख दोगे तो सारे x हट जाते हैं, बस और कुछ नहीं। x की जगह 1 लिखने का रीजन यही है कि सारे x हट जाएंगे और हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 11। तो केवल याद कैसे रखना है इसको, डिफरेंशिएट करके x की जगह 1 डाल दीजिए, डिफरेंशिएशन एंड देन पुटिंग x की जगह पर 1, ठीक है। तो यही फिर से आ गया। देखो अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब ये प्रॉपर्टी को याद कैसे रखना है, ये प्रॉपर्टी को याद कैसे रखना है, तो ये जरूरत, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर कि यदि मेरे को ऐसे कहीं पूछे हैं कि जो सफिक्स है वही कोएफिशिएंट है, जैसे 1 था यहाँ पे सफिक्स तो कोएफिशिएंट 1 है, 2 यहाँ पर सफिक्स है तो कोएफिशिएंट 2 है, 3 यहाँ पर है तो कोएफिशिएंट, जो सफिक्स है वही कोएफिशिएंट है, तो फिर हम ये प्रॉपर्टी का यूज करें। मतलब आगे से कभी इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c1 + 2c2 + 3c3 + ncn, तो इसका वैल्यू कितना होगा, n × 2n-1, ठीक है। अनिरुद्ध बोल रहा है ऐसा रिपीट वंस अगेन, अबे 2 बार रिपीट कर दिया। फॉर्मूला लिखना है, डिफरेंशिएशन करना है और x की जगह 1 डालना है। अब तुमको दिक्कत कहाँ जा रही वो बताओ।
फॉर्मूला तो याद ही होगा, डिफरेंशिएशन आपने सीखा ही होगा, x की जगह 1 डालना तो आता ही होगा, कुछ करा ही नहीं हमने ज्यादा। हाँ रिपीट अगेन, वही का वही लिखा हुआ है, जो यहाँ पर था वही का वही वहाँ पर 11। ठीक है, तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 11। अब ओके ओके ओके, अब एक चीज आप समझें कि आप जितने पुराने रिजल्ट बनाए हैं ना, उन पुराने रिजल्ट से और ये जो नए रिजल्ट बनते जा रहे हैं, इनको मिला मिला के कुछ नए रिजल्ट तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, तो कैसे पहुंचेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट। इतनी बात में आपको यदि कोई डाउट है अभी भी तो पूछ लीजिए। अभी मैंने डिफरेंशिएट करके रिजल्ट बनाया, अब मैं एक और रिजल्ट बनाऊंगा इंटीग्रेट करके। ठीक है, और ये सारे रिजल्ट आपकी कॉपी होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी नंबर 11 है। 10 मैं पहली क्लास तक ही बता दिया था, आज भी रिपीट किया। 11वां में हमने कुछ नहीं किया है, एक्सपांशन लिखा है, डिफरेंशिएट किया, x को 1 डाला। एक्सपांशन लिखा, डिफरेंशिएट किया, x को 1 डाला। ठीक है, एक बार फिर से इसी को रिपीट किया, एक्सपांशन लिखा, डिफरेंशिएट किया, 1 डाला, एंड वी गेट द रिजल्ट। ठीक है, अब इट इज डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शन कि आपको क्या पूछा गया है। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछा है। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा था, केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम था, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 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 Cn। वहां पर आप देख रहे हो सबके कोएफिशिएंट 1 थे, लेकिन उस प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी में फर्क क्या है, वहां पर C0, C1, C2, C3 इनको हम ऐड कर रहे थे। यहाँ पर जो भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जैसे C1 लिया तो C1 का कोएफिशिएंट हमने कितना लिया है 1, C2 लिया तो C2 का कोएफिशिएंट कितना लिया है 2, C3 लिया तो C3 का कोएफिशिएंट कितना लिया है 3। तो कई बारी क्वेश्चन देखने के बाद पता लगेगा कि कौन सा रिजल्ट यूज किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका सम n इंटू 2 पावर n माइनस 1 होता है, और यदि हम सिंगल मतलब C0, C1, C2, C3 केवल इनको ऐड करें तो वो 2 पावर। और आप इसको वेरीफाई कर सकते हो किसी भी एक्सपांशन के लिए, ठीक है। इसको इस तरीके से आप, जैसे पास्कल ट्राइंगल लिखा था ना, पास्कल ट्राइंगल में भी इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, किसी भी इंडेक्स के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूं, पास्कल ट्राइंगल में 3 इंडेक्स जब आप लेते थे, 3 इंडेक्स तो कोएफिशिएंट क्या आते थे 3 इंडेक्स के, 1, 3, 3, 1। इस 1 को आप क्या लिखते थे, 3C0 लिखते थे, 3C0। इसको आप कितना लिखे थे 3C1, इसको आप कितना लिखे थे 3C2, इसको आप कितना लिखे थे 3C3, यही था। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आपको इसमें ऐसा पूछा जाए 3C1 फिर ट्वाइस ऑफ 3C2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3C3, मतलब इसका एस सच लेना है, मतलब मैं इसको क्या ले रहा हूँ C1 मतलब 3C1 ले लिया। फिर अगला मैं ले रहा हूँ 3C2, इसका सफिक्स 2 है तो कोएफिशिएंट भी कितना लूंगा 2 लूंगा। और फिर ले रहा हूँ 3C3, इसका सफिक्स 3 है तो कोएफिशिएंट कितना ले रहा हूँ 3। इनको ऐड करो, बताओ कितना आता है। मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो कितना आएगा ये 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 प्लस 6 9, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12। अब आप देखते हैं कि ये इसमें n को 3 डालने से 12 आता है कि नहीं, डाल के देखो। n को 3 डालोगे, यहाँ पर n को 3 डालोगे तो 2 का पावर 2, 4 3 या 12 आ गया। ये है वो प्रॉपर्टी। तो यदि मैं आपको इसका वैल्यू पूछूंगा कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो सफिक्स है वही कोएफिशिएंट लेने हैं, जो सफिक्स है तो ट्वाइस कर देंगे, यहाँ पे 3 सफिक्स है तो थ्राइस कर देंगे, तो फिर इसका आंसर कितना बनेगा, इसका आंसर इस रिजल्ट से बनाएंगे n की जगह पर 3 लिखना है, n की जगह पर 3 लिखना है, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। ये मैंने बताया। तो दिस इज दी प्रॉपर्टी, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लीजिए। वेट
बोला बेटा? सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा? सर क्वेश्चन ही नहीं समझा। क्वेश्चन नहीं समझाया, मैंने रिजल्ट का यूटिलाइजेशन आपको समझाया, क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, इसको नोट करो, अगले पेज पे बता रहा हूँ। तो यहाँ जो बताया है वो केवल इतना बताया है। ये मैंने वेरीफाई किया, नीचे जो लिखा हुआ है ना वो वेरीफाई। क्या नाम है बेटा? किसने पूछा डाउट, क्या नाम है? सर मनश्री। सर मनश्री। सर मनश्री नाम है बेटा। देखो मनश्री, ये मैंने बताया कि जब आप पास्कल ट्रायंगल लिखते थे, पास्कल ट्रायंगल, तो यहाँ पर इंडेक्स लिखते थे। 1 का इंडेक्स था तो कोएफिशिएंट क्या लिखे थे? 1 1। 2 का इंडेक्स था तो कोएफिशिएंट क्या लिखा था? 1 2 1। 3 का इंडेक्स था तो कोएफिशिएंट कितना लिखा था? 1 3 3 1। यही 1 3 1 को हमने क्या रिप्लेस किया था? 3C0। इसको क्या लिखते थे? 3C1। ये क्या होता था? 3C2। ये क्या होता था? 3C3। कितना समझता है मनोहर? ये समझता है? यस सर। यस सर। चलो अब देखो, अभी क्या करने का है। अब मैं आपको सबसे पहला प्रॉपर्टी जो बताया था, यदि हम सीधा सीधा इनको ऐड कर दें, मतलब 1 + 3 + 3 + 1, तो ये 8 आ जाएगा, जो कि 2 का पावर 3 होता है। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी। और जो 11th प्रॉपर्टी है वो हमारी ये है। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि आपको जीरो वाले को नहीं लेना है, ये जीरो वाले को नहीं लेना है। सब शुरुआत कहाँ से करनी है? इस C1 वाले से। C1 यदि लोगे तो C1 का कोएफिशिएंट कितना लेना है? 1। C2 लोगे तो उसका कोएफिशिएंट क्या लेना है? 2। और C3 लोगे तो उसका कोएफिशिएंट क्या लेना है? 3। ठीक है, तो अब डालो यहाँ पर C1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर C2 का वैल्यू कितना है, और C3 का वैल्यू कितना है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 3, ये 6 और ये 3 कितना आता है? ये 12। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी इस तरीके से पूछा जाए, जो सफिक्स हो वही कोएफिशिएंट हो, जो सफिक्स हो वही कोएफिशिएंट हो, जो सफिक्स हो वही कोएफिशिएंट हो, जो सफिक्स हो वही कोएफिशिएंट हो। 2 है तो 2, 3 है तो 3, n है तो n। जब भी ऐसा होगा तो अपन इसको कैलकुलेट करने के बजाय डायरेक्ट आंसर अपना इससे भी निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर n की जगह पर हमने कितना लिया हुआ है? 3। तो मैं इतना सब करने के बजाय आपको बोलूं कि इस रिजल्ट में n की जगह पर 3 डालो, n की जगह पर 3। ऐसा ही बनेगा ये। आ गया 12। अभी समझ में आया मनोश्री? यस सर। बस इतना ही लिखा होगा। तो यह प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, बस ऐसा आएगा, इसकी वैल्यू n × 2 पावर n - 1 होती है। अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कहीं पे पूछ लीजिए। इसको मैं लिखा रहने देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये जो एग्जाम्पल बताया था फिर से बताया एक बार। अब जैसा मैंने आपको बोला कि एक रिजल्ट मैंने डिफरेंशिएशन से बताया, बिल्कुल सेम। अब आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, मैं ऐसा ही एक रिजल्ट इंटीग्रेट करके बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन से बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पेज नंबर 4 इंटीग्रेशन क्या बोला है, पहले थोड़ा सा इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंटीग्रेशन तो देखो ध्यान से समझो। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? पावर सामने आ जाता था और एक पावर कम हो जाता था। इंटीग्रेशन इसका रिवर्स अप्रोच है। आपने इंटीग्रेशन सुना होगा,
अभी तक कहीं कर भी लिया होगा। यदि मेरे को x पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। एक्चुअली ये s का बिगड़ा हुआ रूप है। इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है सम करना, और s स्टैंड्स फॉर सम। तो ये जो s का बिगड़ा हुआ रूप है, s बिगड़ते 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 ऐसे दिखने लगा। ठीक है, तो कभी भी ये सिंबल आएगा तो आप समझिएगा इंटीग्रेशन का सिंबल। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, पावर सामने ले लेते थे, एक पावर कम हो जाता था। इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन में जो पावर है वो एक इंक्रीज हो जाती है, मतलब x पावर n प्लस 1 अपॉन, डिफरेंशिएशन में कम होता था, इंटीग्रेशन में एक बढ़, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा लगाते हैं प्लस c, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यदि x पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है तो क्या लिखेंगे अपन, 2 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा, x पावर 3, जो पावर लगाया वही नीचे आओ। ये है x पावर 2 का इंटीग्रेशन। यदि आपको x पावर 1 का इंटीग्रेशन करना है, मतलब x का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस, समझ में आ गया। यदि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट k फॉर कांस्टेंट है तो k बाहर निकल जाता है, अंदर होगा 1 का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन याद रखिएगा क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा। तो कभी भी आपको कांस्टेंट का, जैसे 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2x, 3 का इंटीग्रेशन 3x, 10 का इंटीग्रेशन 10x, 100 का इंटीग्रेशन 100x, k का इंटीग्रेशन kx। तो जो भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट इनटू x होगा। तो इंटीग्रेट होता कैसे है कि कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेट करेंगे 1 को, 1 मतलब x पावर 0, और x पावर 0 जब इंटीग्रेट क्या होगा, तो x पावर 1 अपॉन 1। x पावर 0 का किसी भी नंबर का इंटीग्रेशन करना है, एक पावर बढ़ा दीजिए, जैसे x पावर 10 का इंटीग्रेशन x पावर 11 बाई 11, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 को क्या लिख सकते हैं, x पावर 0, तो x पावर 1 अपॉन 1। ठीक है, मतलब है। तो ये है कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अभी आपको इसमें कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी भी, क्योंकि इसका यूटिलाइज करके मैं प्रॉपर्टी और बना रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे अगली पेज पर उस प्रॉपर्टी को, इसको नोट करेंगे फॉर्मूला को। इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अपन चलते हैं आगे पेज नंबर 5 पर। कहीं भी किसी स्टेज पर कोई डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा। क्लास बराबर बनते रहे, सुनते रहें, कंप्लीट करते रहें नोट्स, और कॉपी चेक कराते रहें। पेज नंबर 5 पे चलते रहें। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। अरे थम्स अप बनाते रहो, कहाँ सो जाते हो भाई। यस, बस 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 बस, इतना ही बहुत है। बस बस बस, एक एक दो, देखो एक आध बना दो, सब बनाना पड़ता है, अंगूठा दिखाना पड़ता है। ठीक है, चलें प्रॉपर्टी 5 पर है, प्रॉपर्टी 5 बोलो, प्रॉपर्टी 12 पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पेज नंबर 5 प्रॉपर्टी नंबर 12। प्रॉपर्टी 12 क्या कहती है, मैं फिर से एक्सपांशन ले लेता हूँ, ध्यान से देखेंगे। हमारा 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपांशन क्या है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन की एक्सपांशन हम जानते हैं, c0 c1x c2x स्क्वायर डैश 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 cn x पावर n
Cn x पावर n, ठीक है। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, हाँ या ना? हाँ, ये एक्सपेंशन होता है। अब अपन क्या किए थे, इसके पहले प्रॉपर्टी नंबर 11 में अपन ने डिफरेंशिएट करके 1 डाला था। अब अपन इसको इंटीग्रेट करके 1 डालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक और नया रिजल्ट निकल के आएगा। और फिर मैं दोनों की खासियत बताऊंगा कब कौन सा रिजल्ट यूज करना है। तो ध्यान से सुनेंगे, बोर्ड पर आ जाएं सभी लोग, नजरें बोर्ड पर रखें सभी की, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, जल्दी से आ जाएं बोर्ड पर, ठीक है। पानी वानी पी के सब पहुंच जाओ यहाँ पर, उठ जाइए, नजरें बोर्ड पे रखो। कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड। तो अभी आपको इंटीग्रेशन का क्या तरीका सिखाया था, देखिए अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या बताया, एक पावर बढ़ जाती है, मतलब n की जगह n+1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई दी n+1, यही सिखाया आपको वहां पर, यही सिखाया। C0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, C0x दिखाया था अभी, k का इंटीग्रेशन px, k भी कांस्टेंट है, C0 भी कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x²/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3। हाँ सर, ये तो आपने अभी बताया ही था। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, Cn वाले के साथ का, Cn वाले के साथ का इंटीग्रेशन होगा x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k, है ना। इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो लगाना ही पड़ता। तो ये हो गया बोथ साइड इंटीग्रेट। कोई फर्क पड़ा नहीं सर, केवल क्या किया है हमने, केवल क्या किया है, बोथ साइड एक एक पावर हमने ऐड कर दी है, ठीक है। तो जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो तो इंटीग्रेशन में हमेशा क्या करते, एक पावर इंक्रीज कर देते। 10 का है तो 11/11, 12 का है तो 13/13, जो भी पावर होगा एक ज्यादा बटा वो। ये इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में कम होता है, इंटीग्रेशन में बढ़ता है। चले अपन आगे, हाँ सर चलते हैं। देखो ध्यान से, अब केवल क्या करना है, अब हमको इसमें एक स्टेप और करना है जो डिफरेंशिएशन में नहीं करना होता है। यहाँ पर अब हम ये कांस्टेंट का वैल्यू भी निकालेंगे। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट आता नहीं है, इंटीग्रेशन में आता है कांस्टेंट। तब हमको ये k का वैल्यू निकालना है। तो k का वैल्यू निकालने के लिए हम बोथ साइड x की जगह पर 0 लिख देते हैं। तो x इक्वल्स टू 0 ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप x की जगह 0 लिखोगे तो सारे ही 0 हो जाएंगे, केवल k बचेगा, तो हमको k का वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए हम x की जगह 0 डाल रहे हैं। जब आप यहाँ पर बेटा x की जगह 0 डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचेगा, 1/n+1। राइट हैंड साइड में x को 0 डालोगे तो ये सब 0 0 0 0 0 0 0 0 0, केवल क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ k। ये आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिर से यहाँ पर डाल दिया। तो अब आपका ये इक्वेशन क्या बन गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में था सर 1 + x पावर n+1 अपॉन n+1, राइट हैंड साइड में आपने लिखा है C0x, फिर लिखा है C1x²/2, फिर लिखा है C2x³/3, लिखा है ना। और ऐसा लिखते चले गए हैं, लास्ट में लिखा है Cn x पावर n+1 अपॉन n+1, और जो आपने कांस्टेंट लिखा था वो कांस्टेंट का वैल्यू आ गया 1/n+, ठीक है। सबकी वैल्यू डाल दी, ये k की वैल्यू पर डाली है, पूरा का पूरा वही इक्वेशन लिखा है। तो अभी तक मैंने क्या किया, इक्वेशन लिया था, ये तो हम जानते ही हैं, उसको इंटीग्रेट किया, उसमें x की जगह 0 डाल के k निकाला, ये k फिर से यहाँ पर लिख दिया, ये इक्वेशन ऐसी ही। एंड नाउ फाइनल रिजल्ट। भाई ये जो है, ये कांस्टेंट को राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो माइनस का हो जाएगा। तो एक स्टेप और लिख रहा हूँ, जब ये बेटा शिफ्ट हो जाएगा तो ये कैसा दिखेगा आपको, ये ऐसा दिखेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। अब अंदर क्या बचा है, यहाँ बचा है C0x, फिर बचा है C1x²/2, फिर बचा है C2x³/3, और लास्ट में बचा है Cnx पावर n+1 अपॉन n+1। और अब फाइनल रिजल्ट, x की जगह पर 1 डालेंगे। जैसे ही आप x की जगह 1 डालोगे, यू गेट द रिजल्ट। x की जगह 1 डालेंगे तो ये क्या बन गया, 2 पावर n+1 - 1 अपॉन n+1। यहाँ पर x की जगह 0 डालोगे 1,
तो C0 x की जगह 1 डालोगे तो C1/2, C2/3 और एट दी लास्ट Cn/n+। ये है हमारा रिजल्ट जो कि हम डिफरेंशिएट करके डालेंगे। तो आज हमने एक रिजल्ट डिफरेंशिएट करके किया, एक रिजल्ट हमने इंटीग्रेट करके बनाया। ठीक है, ये रिजल्ट है। अब इसको देख के कैसे पता करोगे कब डिफरेंशिएट करना है कब इंटीग्रेट करना है? तो बड़ा आसान है। जब कोएफिशिएंट नंबर सामने आते हैं, जैसे 1C1 2C2 3C3 नंबर सामने आएगा तो डिफरेंशिएट करा होगा, और जब नंबर डिवीजन में आएगा, यहाँ पे डिवीजन में आएगा C1/2, जब ये जो नंबर है ये डिवाइड हो रहे हों C2/3, मतलब जब कोएफिशिएंट डिवीजन में आएगा तो इंटीग्रेट करके। तो आप ये बड़ा इजीली क्वेश्चन को देख के पहचान सकते हो कि ये रिजल्ट इंटीग्रेट करके बनाया गया है कि ये रिजल्ट डिफरेंशिएट करके बनाया गया। जब डिफरेंशिएट करके बनाएंगे तो सामने आएंगे, जब इंटीग्रेट करके बनाएंगे तो नीचे आएंगे। ठीक है, एक बार और समझिए। एक्सपांशन लिया है, इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेशन में एक एक पावर इनका नीचे इंक्रीज हो जाती है। इसका इंटीग्रेशन C1x का इंटीग्रेशन x²/2, x² का इंटीग्रेशन x³/2 प्लस एक कांस्टेंट। कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? सर लास्ट सेकंड स्टेप में -1 कहाँ से आया सर? बेटा ट्रांसफर किया, बता रहा हूँ, ये वाला ट्रांसफर किया है। इसको जब ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करेंगे मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? -1/n+1। ठीक है, समझ गया? सृष्टि ट्रांसफर किया उसको, तो यहाँ पर ये -1 हो गया। ओके, चलिए, तो इंटीग्रेट कर दिया। अब k निकालने के लिए क्या करेंगे? x की जगह 0 डालेंगे। x को 0 डालोगे तो ये सब 0 हो जाता है, केवल k बचता है। तो ये k का वैल्यू आ गया। ये k का वैल्यू फिर से यहाँ पुट अप कर दो, तो मैंने k की जगह 1/n+1 लिख दिया। देखो बाकी पूरा ऐसे लिखा हुआ है, और इस 1/n+1 को ट्रांसफर कर दिया तो ये ऐसा दिखने लगा। अब इसमें x की जगह 1 डाल दिया, सो वी गेट अवर रिजल्ट। ठीक है, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट तो पूछ लीजिए। ठीक है, दिस इज दी प्रॉपर्टी नंबर 12। अपनी सर property- सर एक बार वो इंटीग्रेट बोथ साइड्स के बाद बता दो एक बार बस। इंटीग्रेट बोथ साइड में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो एक एक पावर इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का मतलब होता है ऐड करना, बढ़ाना। तो जब x का पावर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x का पावर 2/2 हो जाएगा। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो x का पावर 3/3 हो जाएगा। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो x का पावर n+1/n+1। तो ये बोथ साइड इंटीग्रेट हो गया। ऐसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो n की जगह n+1, एक पावर बढ़ जाती है तो n को n+1 लिखेंगे, नीचे n+1। इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, सबका इंटीग्रेशन आपके सामने है। अब ये k निकालने के लिए हमने x की जगह 0 डाली। जब यहाँ पर x को 0 डालोगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर x को 0 डालोगे तो 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? 0। तो k का वैल्यू इतना आता है। ये k का वैल्यू जो आया वो फिर से यहाँ डाल दिया। k की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 1/n+1। तो ये k की जगह 1/n+1 डाल दिया तो ये इक्वेशन ऐसा दिखने लगेगा। ये समझ गया सर। 1/n+1 को चलिए ठीक है। और किसी को कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये है 12वीं प्रॉपर्टी। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 12। अब इनके यूटिलाइजेशन क्या है? मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप सभी इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, आप ट्राई करिएगा सभी बच्चे। इसको रब सर करता हूँ पेज नंबर, आप बोलो। हेलो सर। सर वो n+1 वाला पावर का आ गया फिर x=0 करने के बाद? देखो x की जगह पर 0 डाला है तो 1 का पावर कुछ भी लगाओ 1 ही होता है। ठीक है, समझ गया? अरे हाँ ना, तो बोल। यस सर। x को 0,
क्वेश्चन आप सभी के लिए, देखेंगे बोर्ड पर और सॉल्व करके इसका आंसर मेरे को आप भेजेंगे, ठीक है। जी क्वेश्चन है, जितना समझे उससे आप सॉल्यूशन जो भेजोगे उससे मैं समझ जाऊँ। तो होमवर्क ये है कि आप टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2 प्लस 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 अप टू 2n प्लस 1 Cn। इसका वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शंस हैं n इंटू 2 पावर n, दूसरा ऑप्शन है n प्लस 1 इंटू 2 पावर n, तीसरा ऑप्शन है n इंटू 2 पावर n माइनस 1, अगला ऑप्शन है n प्लस 1 इंटू 2 पावर n माइनस 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? आप इसको ट्राई करें और आंसर करें, ठीक है। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी, दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन में आपको दिया है यदि Sn, if Sn is sigma r from 0 to n, r from 0 to n, 1 upon n C r, and Tn is sigma r from 0 to n, r upon n C r, r upon n C r. So you have to find the value of Tn upon Sn, ये कितना होगा यार? आपके ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला ऑप्शन है, क्या ये n आएगा, n/2 आएगा, 1 आता है, या फिर ये 0 आता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों को आप ट्राई करिए। ये होमवर्क में है क्वेश्चन, इसको नोट कर लें और सॉल्व करके मेरे को पर्सनली आप सबमिट करें। अथर्व पांडे मेरे को पर्सनली सबमिट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन, आंसर नहीं चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप जेई के बारे में सोच रहे हो तो क्वेश्चन जरूर आपसे जमने चाहिए, तो प्रैक्टिस करेंगे आप इसकी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। स्क्रीनशॉट लीजिए और निकल जाइए। बाय एवरीवन। कर दे बंद। बाय एवरीवन, बाय।